आओ जी, आज पढ़नी है हमने वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। इसके नाम से एकदम क्लियर है कि वस्तु हमारी वृत्त पर चलेगी। समझ गए? लो जी, ये हमने बना दिया एक वृत्त, बन गया। अब जी, अगर जो हमारी वस्तु इस तरह चले, यानी इस पर, जिस तरह आपने देखा होगा वो रेस का ट्रैक, पूरा वो सर्कल में तो होता नहीं, लेकिन जो दौड़ने वाले होंगे इस तरह तो भागे। तो यानी कि बस कुछ ही कह लो आप, एक रस्सी में आप किसी टुकड़े को उसको घुमा दो इस तरह, वो वृत्त में चलने लगेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यानी कि अगर जो हमारा कोई कण वृत्त की परिधि पे न चले तो उसकी गति कौन सी है? वृत्तीय गति। अब आपने ये डिटेल में पढ़ी, ठीक भाई। तो इसमें सबसे पहले आपने पढ़ना है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन देखो क्या होगा, ये हमारा वृत्त है, ये इसका सेंटर ओ, ठीक है। आज थोड़ा गला सा भी खराब हो गया। चलो, तो मान लो समय 0 पे, यानी कि t बराबर 0, मान लो वो कण यहाँ से था और ये उसकी स्थिति हमने बता दी कि ये जी P0, P4 पोजीशन, P0 है। तो यानी कि उसकी स्थिति ये है। तो अगर जो मैं इसके स्थिति को सेंटर से मिला दूं तो चलो, ठीक है। फिर क्या होता है t समय बाद, यानी कि t का मान वही जो कुछ आप था मानना चाहो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, उसकी स्थिति t समय बाद ना मानना। चलो मान लो यहाँ से स्टॉप वॉच आपने शुरू करी और जी t1, यानी कि t1 कोई टाइम है, यानी कि जैसे आपने स्टार्ट का बटन दबा दिया तो t1 समय में वस्तु ए ओकण यहाँ जा लिया। तो यहाँ 0 ये समय हो गया, मान लो ये t1 समय में, और उसकी स्थिति कितनी होगी, चलो इसको दूर दिखा दें, दिख रहा है यहाँ से। उसकी स्थिति होगी जी आपकी, ये तो उसका होगा समय, यानी कि t1 में 0 पे तो यहाँ था t बराबर 0 पे, t1 पे वो यहाँ से चले गया और ये स्थिति में होगी हमारी P1। फिर समय आगे बढ़ रहा और वो इधर न चल रहा, समझ रहे। तो अब उसकी स्थिति ये होगी भाई, यहाँ से ये स्थिति कितनी मानोगे? P2, t बराबर 0 पे स्थिति P0, t1 पे P1, और जिस समय t2 पे चले जाओ जी t2 पे P2। अच्छा, तो जब ये यहाँ से चला होगा तो ये कोई ना कोई एंगल बनाया इसने। तो मान लो ये एंगल है आपका θ1। क्या बात है जी, अजी चल जाओ, चलो हमारा काम तो कर ही देगा। ये एंगल हो गया जी आपका, यानी कि वो t1 समय में θ1 कोण घूम गया, ठीक है। θ1 कितना बड़ा है, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक का,
तो हम बता रहे थे जी ये T1 में θ1 एंगल घूम गया, और जो T2 समय में, यानी कि मान लो यहाँ से 10 सेकंड होगी होंगी 20 सेकंड होगी होंगी, तो 20 सेकंड में कितना एंगल घूम गया है? 20 सेकंड में ये एंगल घूमेगा आपका इतना θ1, इतना हो गया θ2। अजी आज तो ये भी नहीं चल रहा हमारा मार्कर, θ2। ठीक है, ये कोण कितना हो गया जी? θ2 माइनस θ1। ठीक है, और θ2 माइनस θ1 क्या बोलेंगे हम? डेल्टा थीटा। ठीक है भाई, देखो θ2 में से θ1 घटा दिया तो ये बचेगा, तो ये हो गया डेल्टा थीटा, क्योंकि θ2 माइनस θ1 कितने समय में? देखो मतलब 20 सेकंड में तो गया है यहाँ से यहाँ तक का, और जी 10 सेकंड में गया यहाँ से यहाँ तक का, तो 20 में से 10 घटा दिया तो इसका समय बचेगा, तो यानी कि ये होगा T2 माइनस T1, और इसको हम क्या बोल लेंगे? डेल्टा टी। अजी ये नहीं मानते आज, डेल्टा टी। तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि डेल्टा टी समय में, कितने समय में? डेल्टा टी। तो भाई हम आपसे बता रहे थे कि इसमें क्या होगा हमारा डेल्टा टी समय में डेल्टा टी समय में जो ये कोण घुमा था, कितना घुमा था? डेल्टा थीटा। ठीक, और एकांक समय में, एकांक समय का मतलब 1 सेकंड, तो जब हम एकांक समय की निकाल लेंगे तो 1 का निकाल लेंगे तो इससे भाग हो जाएगी, ये हो गया डेल्टा थीटा कोण डेल्टा टी। ये क्या हो गया? एकांक समय में घुमा हो। ठीक है, तो इनके 1 सेकंड में जितना कोण घुमा उसको हम क्या कहेंगे? कोणीय वेग, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ओमेगा से। तो ये हो गया एकांक समय में घुमा हुआ कोण, और एकांक समय में घुमा हुआ कोण कितना हो? ओमेगा। ठीक है, और जी ओमेगा बराबर कितना हो गया? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। देखो ये बहुत बड़ा कोण होगा डेल्टा थीटा, डेल्टा टी समय बहुत बड़ा होगा, तो ये जो आएगा औसत आएगा, ये औसत कोण है ये, तो इसको हम औसत को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? औसत को हम रिप्रेजेंट करें भाई जी बार से, यानी कि ओमेगा बार। बस फिर उसमें क्या कर देना है आपने? अगर जो आपने तत्कालिक कोणीय वेग निकालना है, तत्कालिक कोणीय वेग में क्या करना है जी? हमने लिमिट लगा देनी है। तत्कालिक कोणीय वेग को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें क्या होगा? बस जब औसत कोणीय वेग में डेल्टा टी समय को शून्य की ओर अग्रसर कर दिया जाए तो तत्कालिक बन जाएगा। तो लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, दिख रहा? चलो बस होने लिखना नीचे, और ये हो गया इसमें कंडीशन कौन सी है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? 16 हो गया, ये बहुत छोटा बन जाएगा, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसको दूसरा करने का तरीका क्या है कि यदि हम कोणीय विस्थापन का, ठीक है, कोणीय विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर दे तो हमें तत्कालिक कोणीय वेग प्राप्त हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब अगर इसमें एक दो टर्म जानो कि आवृत्ति क्या होगी, घूमते हुए कर्ण की उसका आवर्तकाल क्या होगा, और उनमें आपस में थोड़ा सा संबंध देखो। ये हमारा
वृत्तीय पथ पर कण घूम रहा। चलो दोबारा से बनाएंगे इसको। ठीक भाई, कण घूम रहा है इसमें। ठीक है जी, तो मान लो ये यहाँ था कण पहले, और ये घूम के जितने समय में आ जाएगा उसको हम कहेंगे आवर्तकाल। क्या कहेंगे उसको? आवर्तकाल। और इसको कहीं से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। यानी कि अगर जो हम कहते हैं कि किसी कण का आवर्तकाल 25 सेकंड, 60 सेकंड, जो कुछ भी उसने दे दिया, 25 सेकंड दे दिया मान लो, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कण 25 सेकंड में घूम के वहीं से आ जाएगा। तो ये तो हुई बात आवर्तकाल की। ठीक है, अच्छा अब बात करो आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो जी? ठीक है, आवृत्ति को हम स्मॉल n या स्मॉल f से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, स्मॉल n या स्मॉल f। ये क्या हो जी? आवृत्ति मार से ये बतावे कि ये 1 सेकंड में, कितनी सेकंड में? 1 सेकंड में चक्कर कितने काटेगा। ठीक है, अगर जब इसकी स्पीड बढ़ा दें तो अगर जब मान लो खट 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 1 सेकंड में ये 5 चक्कर काट दे, तो इसके लिए n का मान, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, अलग एग्जाम्पल या अलग एग्जाम्पल। तो n का मान 5 हो गया। तो n का कोई मात्रक नहीं है भाई, चक्कर। चक्कर मात्रक तो है, चक्कर प्रति सेकंड। चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर कोई मात्रक नहीं, तो बस इसका मात्रक प्रति सेकंड ही है। समझ गए? प्रति सेकंड ही है। तो n क्या बताएगा मार से कि कितने चक्कर प्रति सेकंड काट रहा है, प्रति सेकंड। ठीक है, अगर किसी कण के लिए n का मान 5 है तो n के 5 चक्कर काट देगा 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। और अगर जो n की वैल्यू 20 होगी तो ये कितने चक्कर काट देगा 1 सेकंड में? 20 चक्कर कट 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 कट, समझिए 1 सेकंड में 20। अब जा t में और n या f में संबंध समझ लो। यहाँ से इसको हम f रहने दे रहे, n से रिप्रेजेंट कर रहे कि t और n में क्या संबंध है। देखो जी, किस तरह निकाल लेंगे? देखो, तो ये हमने उसका आवर्तकाल लिख दिया, तो ये t, चलो पहले उसको न्यूमेरिकल का एग्जांपल लेकर बता रहे, तब समझ में आ जाएगा। मान लो किसी का आवर्तकाल t की वैल्यू 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड में काटे गए चक्कर, ये क्या है? t ही है ये। फिर कंफ्यूज हो जाओगे, समझ। तो 10 सेकंड में काटे गए चक्कर, आवर्तकाल बता दिया हमने कि उसका आवर्तकाल 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड में कितने चक्कर कटेगा बोल लो? अजी एक ही तो कटेगा। ठीक है, 1 सेकंड में चक्कर कट्टे, मतलब 10 सेकंड में चक्कर कट्टे का एक सिंपल है भाई, एक चक्कर काटने में लगा समय का आवर्तकाल है। तो उसने बता दिया कि किसी कण का आवर्तकाल 10 सेकंड है, तो हमने वो बात अलग तरीके से किस तरह बता दी कि वो 10 सेकंड में एक चक्कर कटेगा। और फ्रीक्वेंसी मारता क्या बतावे? अक्ची 1 सेकंड में कितने चक्कर कट्टे, समझ रहे? तो 1 सेकंड में अगर जब हम इसके चक्कर काउंट करें तो सीधी बात इसको भाग कर दो, तो 1/10 आ गया। समझ में आ कितनी बात? 1 सेकंड में कितने चक्कर? 1/10 चक्कर हो गए।
तो 10 तो उसका आवर्तकाल था। ठीक है, तो जी यही संबंध है आवृत्ति और आवर्तकाल में। आवृत्ति निकालनी, आवर्तकाल का उल्टा कर दो, आवर्तकाल निकालना, आवृत्ति का उल्टा कर दो। देखो टी आवर्तकाल था तो टी सेकंड में काटे गए चक्कर, एक सेकंड में काटा गया चक्कर 1/t, इसकी बात कर दी थी। और जी 1 सेकंड में काटा गया चक्कर ही तो आवृत्ति है, तो n इज इक्वल टू 1/t। इस फॉर्मूले को याद रखो, सिंपल ही है। अच्छा जी, तो पीछे हमने कण का औसत वेग का फॉर्मूला क्या बताया, एक फॉर्मूला बताया ओमेगा बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। औसत कोणीय वेग का दूसरा फॉर्मूला देखो क्या है। मान लो किसी कण का आवर्तकाल क्या है टी, तो वो टी में पूरा चक्कर काट देगा, और पूरे चक्कर का मतलब वो 360 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, और 360 का मतलब 2π। तो देखो जी तो टी सेकंड में घूमा कोण कह लो या घूमी स्थिति कह लो, तो टी सेकंड, टी क्या है आवर्तकाल, तो टी सेकंड में घूमा कोण 2π, टी में तो पूरा ही घूम जाएगा, तो 2π। और ये क्या हो ओमेगा, ये 1 सेकंड में कितना काटता, तो इसको भाग कर दो। 1 सेकंड निकालने के लिए 1 सेकंड में घूमा कोण 2π/t। और 1 सेकंड में ये दोनों बड़े, ये भी बड़ा, ये भी बहुत बड़ा कोण, ये सारा ही बड़ा कोण, और ये बहुत सारा ही बड़ा समय जब कुल की बात होती। तो ये आया 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में घूमने कोण को तो हम ओमेगा कहेंगे, यानी कि औसत कहेंगे। बस यहाँ से औसत आ जाएगी, तो 2π/t। ये भी आपको याद रखना है। और फिर इसमें हमने ये n में भी हो सके, n में किस तरह हो जाएगा, इसमें हम क्या कर सके, इसको लिख लो 2π इंटू 1/t। और वो बताया था हमने n इज इक्वल टू 1/t, तो 1/t की जगह n रख दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2πn। कुछ ही पूछ लेगा आप सुकून से बता दिया, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आपने भाई कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी तो पढ़ ली, क्या है वो, डी थीटा अपॉन डी टी। अब है जी आपकी रेखी, यानी कि रेखा में, रेखा का वेग, कोणीय वेग तो आपने पता लगा लिया। अब रेखीय वेग, रेखीय वेग आपने पीछे पढ़ रखा। तो जी हेडिंग है आपकी रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी। ये क्या हो जी, देखो ये आपका इस रास्ते पे कौन चल रहा है, सर्कल मानो भाई, आधा दिखा भी ना आपने। चलो जी दोबारा से बना देंगे हम तो। देखो जी सर्कल बन गया आपका भैया। अजी क्या बात, सर्कल भी नहीं बनना आज तो, बन गया। अच्छा, तो एक बात बताओ, हमने आपसे बताया था
कि ये कण है, ठीक है। ये डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा कोण घूम गया, बस सब्जेक्ट डायरेक्ट डेल्टा की बात कर रही है। डेल्टा थीटा ये एंगल हो गया आपका, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसने डेल्टा टी समय लगा। तो अगर जो हम इसके कोणीय वेग की बात करें, ओमेगा, बस बार छोड़ दो, ओमेगा की बात करो तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी कि एक सेकंड में कितना घूम गया, सिंपल है। तो एक बात बताओ, जब ये यहाँ से आया तो ये कोण तो घुमा है, यूँ इसमें पैदल भी तो चलना पड़ा। पैदल का मतलब समझिए, यानी कि इसने ये दूरी भी तो तय करनी पड़ी। तो मान लो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, तो इसकी स्थिति S1 S2, बस हमने इसको डायरेक्ट लिख रहे डेल्टा S। ये दूरी हो गया आपकी कितनी, डेल्टा S। कितनी बड़ी है ये डेल्टा S, यहाँ से लगा के यहाँ तक की, यानी कि कुछ इस तरह, ठीक भाई। या कितने में घुमाए, इसमें भी तो डेल्टा टी समय लगा। तो ये कोणीय विस्थापन, इसको कहेंगे हम रेखीय विस्थापन, यानी कि परिधीप है, उसने जितनी दूरी तय करी उसने कहेंगे हम रेखीय विस्थापन। तो कोणीय वेग निकालने के लिए रेखीय विस्थापन की डेल्टा टी, कोणीय वेग निकालने के लिए कोणीय विस्थापन की डेल्टा टी से भाग करती थी। और अगर जो हमने रेखीय विस्थापन निकालना, रेखीय वेग निकालना, तो हम रेखीय विस्थापन की डेल्टा टी से भाग करते हैं। वही बात ही तो है, एक सेकंड में तय विस्थापन वेग, समझ में आ गई जी। तो ये भी हमारा औसत ही आवेगा, ये भी औसत चल रहा, ये भी हमारा औसत ही आया। बस इसमें हमने क्या करना, तत्कालिक निकालने के लिए ये हो जाएगा v इक्वल टू, ये लिमिट लगा लोगे तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt, ठीक है जी। अच्छा, कोणीय वेग भी हमारी सदिश राशि है और रेखीय वेग भी सदिश राशि है। रेखीय वेग का मात्रक तो वही मीटर प्रति सेकंड, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। अब देखो, अब बात आती है कि इसमें रेखीय वेग की दिशा इम्पोर्टेंट है, कि ये हमारा, अब जब रेखीय वेग की हम दिशा देखें, मान लो कि कोई कण हमारा यहाँ से है, ठीक भाई, यहाँ से, और वो घूम रहा, ठीक है। तो अगर जो हमने इस डायरेक्शन में घूम रहा मान लो, ठीक है, तो इसकी हमने रेखीय वेग एक सदिश राशि है, रेखीय वेग का मतलब वेग ही तो है ये जो साहब ने पीछे पढ़ा, तो वेग है, हम इसको एक तीर से दिखा सके, ठीक है। तो तीर की दिशा सदिश की दिशा, यानी कि वेग की दिशा, और परिमाण वेग का परिमाण। अच्छा, तो अगर जो हमने किसी भी पॉइंट पर, भाई अब यहाँ से है, फिर यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, अगर जो हमने किसी भी पॉइंट पे रेखीय वेग पर रिप्रेजेंट करना, तो आप स्पर्श रेखा खींच दो, उस पॉइंट खींच दी, ये होगी उसकी स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा की दिशा तो ये होगी बिल्कुल अगर जो हम यहाँ से त्रिज्या मिला दे तो बिल्कुल इसके लंबवत होगी। तो जी ये जो स्पर्श रेखा की दिशा है, जो स्पर्श रेखा में दिशा एक इधर होगी, अगर मैं इसको लंबी मिलाऊंगी तो इस तरह होगी, लेकिन वो मैंने मिटा दी, बस ये समझो। क्यों? क्योंकि हमारा इधर से घूम रहा था, अगर जो इधर से घूम रहा था तो हम स्पर्श रेखा इधर खींचे। तो ये होगी हमारी ये दिशा, और ये तीर की लंबाई इसके वेग के मात्रक को रिप्रेजेंट करेगी, समझ गए। अगर जो हमसे पूछे कि भाई यहाँ से वेग रिप्रेजेंट करो, तो हम यहाँ से फिर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है। अगर जो वेग वही है
तो हम उतना ही बड़ा तीर बना देंगे, वेग उतना नहीं है तो हम बड़ा बना देंगे। समझ गए? तो वी वेक्टर वी वेक्टर। तो अब जो अगर जो हम आपसे कहीं भी पूछे कि भाई रेखीय वेग की दिशा किधर है, तो आप स्पर्शरेखा खींचो, ठीक है। तो स्पर्शरेखा की दिशा होगी रेखीय वेग की दिशा। अच्छा, और इसमें मजे की बात क्या है, देखो आपको यकीन सा क्यों नहीं आ रहा? यकीन भी हम आपको दिला रहे। देखो, आप कोई मिट्टी का ढेला उठाओ और उसको रस्सी में बांध के इस तरह घुमाओ, घुमा रहे, और आप एकदम से रस्सी छोड़ दो, तो वो यानी कि जो इस तरह घूम रहा है ना, तो बिल्कुल वो, फिर वो जब आप छोड़ दो उसको, तो वो गोल गोल घूमे और सीधा निकला है, तो वो बिल्कुल सीधा निकला। तो इसलिए क्योंकि उसमें दिशा, उसकी वेग की दिशा स्पर्श रेखी थी हमेशा, बस उस पर हम बल लगा कर उसको मोड़ रहे थे अंदर की ओर। ये बात आपकी आगे चल कर समझ में आएगी, ठीक है। तो यानी कि बस रेखीय वेग की दिशा क्या होगी? स्पर्श रेखा की दिशा। अच्छा, अब देख लो ये अच्छा एक बात बताओ, इसमें दो कंडीशन बन सके हमारी रेखीय वेग में। देखो, मान लो ये आपका क्या है, उसका पथ यहाँ से, तो ऐसा हो सके उसमें रेखीय वेग। मान लो आप इस पर गाड़ी चला रहे, मोटरसाइकिल चला लो या चार पहिया वाली चला लो, जो आपके पास हो वो चलाओ, नहीं हो तो हमारी जैसी साइकिल भी चला लो। तो देखो इसमें क्या होगा, मोटरसाइकिल मान लो, क्योंकि उन दोनों में, गाड़ी में और मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर हो, साइकिल में होता नहीं, वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मान लो आप गाड़ी ले लो, तो जैसे आप इसको घुमाओगे गाड़ी को, तो उसमें स्पीडोमीटर चलेगा कि आपकी गाड़ी कितनी भाग रही। तो वो क्या बताएगी, जो स्पीडोमीटर चल रहा है उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, वो क्या बतावेगा? वो आपसे बतावेगा रेखीय वेग का परिमाण बतावेगा जी, बस वो आपको। दिशा तो है स्पर्श रेखा, समझ रहे? जब गाड़ी यहाँ थी तो इस वेग की दिशा इधर, ठीक है। तो बस वो जो आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर लग रहा, वो आपको बतावेगा रेखीय वेग का परिमाण, मैग्नीट्यूड, यानी कि केवल मान। तो चलिए एक बात बताओ, मान लो आपने वो गाड़ी आप गोल घुमा रहे, और उसमें जो उसका स्पीडोमीटर एक रीडिंग दे रहा 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ देखा 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 4 मीटर प्रति सेकंड, सिंपल। तो अब एक बात बताओ, तो मान लो हम कह देंगे कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर प्रति सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा, तो वो तो मात्रा को वो बना के मान लो हमने तीर खींच लिया 4 मीटर प्रति सेकंड, ये जो लंबाई है 4 मीटर प्रति सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ से पूछा तो यहाँ से उतने बड़ा बना दिया, क्यों? यहाँ भी 4 मीटर प्रति सेकंड थी। यहाँ से पूछा, यहाँ भी उतने बड़ा बना दिया, ये छोटा बड़ा बन गया, लेकिन इसको उतना ही बड़ा मान लो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ भी 4 मीटर प्रति, दिशा तो आप देख ही रहे। यहाँ पूछा तो यहाँ भी उतने बड़ा बना दिया, दिशा क्या होगी? वही 4 मीटर प्रति सेकंड, ओ सॉरी, मान क्या हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड, और दिशा तो चल ही रही है, मतलब ये स्पर्श रेखा में। तो ये बताओ, ये वेग एक समान है या बदल रहा, वेरिएट कर रहा? यानी कि वेग को हम कांस्टेंट कह सके, वेलोसिटी यहाँ से कांस्टेंट है या बदल रही? बताओ, वेग वेरिएबल है या नियत है, यानी कि परिवर्ती है या नियत है? देखो, नियति है? नहीं, नियत नहीं है। देखो किस तरह, वेग में हमारी दो चीज थी स्पेशल रेखीय वेग में, क्योंकि हमने आपसे जो तीसरे चैप्टर में पढ़ाया, दूसरे तीसरे चैप्टर में, वो भी तो रेखीय वेग ही था।
एक था उसमें मान, जिसको हमने बोल दिया था परिमाण, और दूसरी थी दिशा। ठीक है। तो देखो यहाँ से मान तो है एक जैसा 4 मीटर प्रति सेकंड, और दिशा हर एक सेकंड बदल रही है। समझ रहे, दिशा क्या है, हर एक सेकंड बदल रही। देखो दिशा कुछ हर एक सेकंड दिशा बदलती जा रही है। तो ये हमारा परिवर्ती वेग है। कौन सा परिवर्ती वेग है, मान समान है, केवल दिशा बदल रही है। समझ रहे, तो यह नियत वेग नहीं, वेग बदल रहा, लगातार बदल रहा। सिर्फ शर्त क्या है, मतलब जो उसमें स्पेशल बात क्या है, मान फिक्स है। अच्छा, अब जब ये तो होगी एक मिनट, मतलब पहला केस। दूसरे केस में देखो मेरे चांद क्या होएगा, मान लो जी रेस तो आपके हाथ में है गाड़ी की, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से आपने दी 4 मीटर प्रति सेकंड वाली, दिशा तो वही स्पर्श रेखा। यहाँ से आपने घटा दी, यानी कि कुछ ब्रेक मार दिया, समझिए, या गियर बदल दिया, तो यहाँ से होगी उसकी 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वी वेक्टर। और यहाँ से जो आपने उसका बिल्कुल टॉप वाला गियर लगा दिया, होते ही मान लो यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकंड पर घुमा दी, और यहाँ से कितनी करूँ, और लो जी 20, बस वी वेक्टर। ये तीर की लंबाई ऑटोमेटिक इसके परिमाण को बता रही है। ठीक भाई, तो देखो समझ गए। तो देखो इसमें इसमें भी वेग बदल रहा। आखिर इसमें पहले वाली कंडीशन में केवल दिशा बदल रही थी, मान नहीं बदल रहा था, और इस वाली कंडीशन में दिशा भी बदल रही, मान भी बदल रहा। ठीक है, तो दिशा तो दोनों में ही बदलेगी, दिशा को तो नो कह लो भूल जाओ, दिशा तो दोनों में ही बदलेगी। अगर जो सीधी रेखा में चलेगी तब तो बदलनी नहीं, सीधी रेखा तो का तो यहाँ से कोई सवाल ही नहीं। तो सीधी मतलब दिशा तो दोनों में बदलेगी, जब मान पा जाओ। तो अगर जो वेग का मान हमारा नियत है, कांस्टेंट है, उसको हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे जिसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर जो हमारा मान नियत है, जो हमने पहला एग्जांपल लिया था, और अगर जो वो ये आपको कभी बड़ा रेस दे रहे, कभी कम कर रहे, तो इसको कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन दो वर्डों को भी जानते रहो। अगर जो हम ये कह दें कि जी एक समान वृत्तीय गति है, तो आपका मत आप समझ जाइए कि जी वेग का मान बदलेगा दोनों में वेग, बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक समान वृत्तीय गति में क्या हो जाएगा, उसका मान फिक्स रहेगा। यानी कि कहीं भी देख लियो, गाड़ी का स्पीडोमीटर कहीं चेक कर लियो, एक रीडिंग देगा। ठीक जी, ये होगी आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और स्पेशली हमने ये यूनिफॉर्म वाली ही स्टडी करनी आते हैं। ठीक है, अब टॉपिक है जी, हमें संबंध सिद्ध करना है कहाँ कहाँ में, कोणीय वेग मतलब ओमेगा में, और रेखीय वेग यानी कि वी, इन दो में हमने संबंध बताना है। अच्छा देखो जी, क्या संबंध होगा, यानी कि वो एक सेकंड में लगभग, इसका मतलब समझ लो एक सेकंड में कितना कोण घूम रही, और ये एक सेकंड में कितना रास्ते पे न चल रही, यानी कितने मीटर एक सेकंड में, कितने मीटर, ये तो हो गया एक सेकंड में कितने मीटर, ये हो गया एक सेकंड में कितने अंश या कितने रेडियन।
अच्छा, तो देखो ये फिर वही जी सर्कल ही सर्कल बना हो जाओ। ठीक है, मान लो कोई वस्तु आपकी यहाँ से थी, ठीक है, और ये हो गया। फिर वो डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा कोण घूमेगी। समय कितना लिया उसने, डेल्टा टी। अच्छा, पथ की त्रिज्या स्मॉल आर, और जी ये हमारा ये कोणीय विस्थापन, इस कोण को हम बोल रहे कोणीय विस्थापन, और यह दूरी रेखीय विस्थापन, इसको हम कहाँ से लिख रहे थे, डेल्टा एस। ठीक है जी। तो जी हमने क्या, किसी और ने आपको बताया होगा कि कोण क्या हो। ठीक है, कोण हो हमारा चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बिल्कुल जी, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, बस इसी का इस्तेमाल करना है। तो कोण इसमें देखो, इसके अंदर कोण क्या है हमारा, डेल्टा थीटा, चाप डेल्टा एस, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा एस, और जी अपोन त्रिज्या कितनी है, आर। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आ गई। अभी काम करो, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग दे दो, लिख लोगे डेल्टा टी से भाग देने पर ये, इसको मैं इस तरह भी लिख सकूँ, अलग लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि और ये कांस्टेंट भी है। ठीक है, आर आर तो नहीं बदलना, चाहे आप कोणीय वेग बदलो या रेखीय वेग बदलो, आर त्रिज्या तो उतनी रहेगी ना। तो चलो डेल्टा टी से भाग देने पर ये क्या हो गया आपका, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक कोई डाउट? आगे देखो जी क्या होगा। अब एक काम करो, हमने स्पेशली जो संबंध निकालना है ना, वो तत्कालिक रेखीय वेग, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, और जी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में निकालना है, एवरेज की बात नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम अगर जो हम यहीं से लिखते हैं तो यहाँ से आ जाएगी एवरेज की बात, ये होगा ओमेगा बार और जी हो गया वी बार। तो हम उसको उसकी हमने ज़रूरत भी नहीं है, हमें तत्कालिक चाहिएगा। तो बस यहाँ से आप लिमिट फंक्शन लगा दो और उसके ऊपर लिख दो कि डेल्टा टी शून्य की ओर अग्रसर करने पर लिमिट फंक्शन लगाओ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट, चलो बारी बात, 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ये है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। आप लिमिट फंक्शन लगा रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो। ठीक है, कांस्टेंट पे कोई भी फंक्शन काम नहीं करना, यानी कि इसकी बात नहीं मानना, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ये बाहर आ जाएगी। तो ये तो हो जाएगा हमारा ओमेगा, 1 अपॉन आर आ जाएगा हमारा बाहर, कांस्टेंट है, और ये लिमिट फंक्शन लग जाएगा इस पे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या बन जाएगा हमारा लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओए सॉरी, और ये क्या हो जाएगा हमारा
वी, और अगर जब इसको वी को यहीं रखें तो ये हो जाएगा वी इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, और ये तो आपने याद ही रखना है, बस आगे फिर बता देंगे। अच्छा, एक मजे की बात देखो, एक मजे की बात यह देखो, आप मान लो ये कोई हमारा कोई कण इस पर न घूम रहा है, समझ रहे, कोई दूसरा कण इसकी त्रिज्या मान लो, चलो बाद में बताएंगे इसकी त्रिज्या, कोई कण हमारा ये इस तरह घूम रहा है, इन दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, सिंपल है, इसकी मान लो R1, अच्छा यहाँ तक की होगी, और जी ये मान लो R2। ठीक है, तो मान लो जी, मानने का ही खेल है वैसे फिजिक्स में, मान लो, हाँ जी मान लो ये कण दोनों एक समय पे यहाँ थे, ये यहाँ से, तो फिर जो ये घूमेंगे दोनों एक साथ ही घूमेंगे, ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से आ गए, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से आ गया, और आपका ये दोनों सब बड़े रास्ते पर चल रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया, दोनों एक ही समय में आए। तो एक बात बताओ, जब दोनों ये एक ही समय में आए तो दोनों एक ही कोण घूमे, और अगर जब इनके फिर 1 सेकंड का निकाल लें तो वो भी एक ही आएगा, तो यानी कि ओमेगा की वैल्यू दोनों के लिए, समझे, किसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू दोनों के लिए बराबर होगी। ठीक है, ओमेगा मार से क्या बता रहा, ओमेगा मार से बता रहा कि 1 सेकंड में कितना घूमा, तो कोण तो इन्होंने बराबर ही बनाए, तो फिर मैं 10 सेकंड में निकाल लो चाहे आप 1 सेकंड में निकाल लो, तो यानी कि दोनों के लिए ओमेगा की वैल्यू रहेगी बिल्कुल बराबर। लेकिन जी वी की वैल्यू नहीं रहने बराबर, देखो मान लो डेल्टा टी समय में इसने तो आया है यहाँ से यहाँ तक, आया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसने ज़्यादा दूरी तय करनी, समय वही है। ठीक है, तो इसने यानी कि सीधी सी बात है इसकी वी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यानी कि आप यहाँ से ये कह लो कि जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा तो वी की वैल्यू भी बढ़ेगी, समझ गए। अगर जो इससे भी कोई तीसरा कण हम आगे ले लें और तीनों का कोणीय वेग समान हो, तो रेखीय वेग सबसे कम उसका होगा जिसकी त्रिज्या सबसे छोटी, और जी जो सबसे आगे है उसका रेखीय वेग उससे बड़ा, और जी जो सबसे आगे है उसका रेखीय वेग सबसे बड़ा। शर्त क्या थी, कोणीय वेग सबके समान है, यानी कि तीनों, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, फिर थोड़ी देर बाद एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, समझ गए। तो यही बात ये फॉर्मूला बताया वहां से, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला किस तरह बोल बोल के बता रहा, तो ये होगा v इक्वल टू आर ओमेगा। तो देखो ओमेगा की वैल्यू तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो v का मान अगर जो r बड़ा करते जाएंगे हम, यानी कि दूर चक्कर कटवाते जाएंगे, तो v की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर जो r यानी कोई उस ओमेगा उसका वही है और उसके हम त्रिज्या छोटी कर देंगे, तो कहला यार तो अपना आदमी है तो एक काम का तो छोटे छोटे से घूम ले, ठीक है, ओमेगा तेरा वही निकल खा जाएगा, ठीक है, तो उसका ऑटोमेटिक v की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, तो हमने ओमेगा के आपको दूसरे फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, तो यहाँ से वो भी आ सके आपके काम, तो सवाल के ऊपर डिपेंड होगा कि आप कौन सा लगाओगे। तो v इक्वल टू आर ओमेगा और जी ओमेगा की वैल्यू एक 2π/t भी थी, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया लीनियर वेलोसिटी का। दूसरा 1/2 की जगह आपने n लिख दिया था, n क्या है फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 2πr n। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। अच्छा भाई।